शिक्षालय के इस यूट्यूब मंच पे मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत ही गौर से देखा होगा, समझा होगा। और उसमें मैंने वीडियो के लास्ट में एक चर्चा किया था कि मैं कुछ प्रीवियस प्रश्न के साथ आऊँगा जो मेरे हाथ में भी है, जिससे मैं आपको यह समझा सकूँ कि बहुत सारे डायमेंशंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है और उसको कहाँ ज़रूरत पड़ता है कॉन्सेप्ट का। तो आपकी सहजता के लिए मेरे पास पीटी का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन है। आपकी सहजता के लिए पहले मैं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों से शुरुआत करता हूं, जहां समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सोच के मत घबराइए कि मेंस का क्वेश्चन है तो फिर मल्टी डायमेंशनल में फिर हम लोगों का यूज होगा नहीं, जो एसएससी के छात्र होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, प्रोसेस अलग अलग होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे सब्जेक्टिव पूछे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो कुछ लोगों, अभी मैं क्लियर करता हूँ एक दो शब्द मोटिवेशन के आप लोगों के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझसे सिविल सेवा नहीं होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, संसाधन नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि राजस्थान के ही एक जिलाधिकारी बने जिन्होंने साइकिल पंक्चर की दुकान से अपना काम किया दिन भर और रात में अपने अध्ययन करके सेल्फ स्टडी के दम पर भी वो आईएएस बन गए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आत्मनिर्भरता एक उनका निबंध है, उसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखता है उसका तीर उतना ही ऊंचा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने लक्ष्य को ऊपर रखिए। यदि आप समर्पण के साथ इस लक्ष्य की ओर प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी बाय द वे किसी कतिपय कारणों के कारण यदि आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी 19-20 हो तो सीधी सी कहावत है, तार का गिरा खजूर पे अटकता है। आप ऊंचे की तैयारी कीजिए, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर होगा नहीं। लेकिन मैं हमेशा अपने छात्रों को हमेशा यही कहता हूं, अपना लक्ष्य ऊपर रखो, अपने आप को ऊंचा उठाओ, ये मत समझो कि मैं कमज़ोर हूँ। ये थोड़ी सी मोटिवेशन की बातें। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि मैंने बोला था कि कुछ मैं प्रश्न लूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि इसके आयाम क्या क्या बनते हैं। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न जीएस का प्रश्न है, जिसमें यह पूछा गया था प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता के औचित्य की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रश्न को आप समझ गए। फिर से एक बार प्रश्न में पढ़ देता हूं। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता के औचित्य की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। क्या है? समीक्षात्मक विवेचना। देखिए, आपसे प्रश्न डिमांड क्या कर रहा है, पहले इसको समझिएगा। औचित्य आपसे पूछ रहा है, समीक्षा उसकी पूछ रहा है, और उसका पूरा डिटेल्ड पूछ रहा है कि आप जो भी आपकी समीक्षा होगी, जो आपका मोटो होगा, जो आप हाँ या ना में उचित या अनुचित में निर्णय देंगे, उसकी पूरी उसकी डिटेलिंग इसको चाहिए। क्या चाहिए? डिटेलिंग। औचित्य है या नहीं है,
ये हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। ठीक है, औचित्य हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अब ये डिपेंड क्या करता है, आपने जो पढ़ा है, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो विचार है उस पे। अब इस प्रश्न के बारे में आप ध्यान से दीजिएगा, इसको रट के कोई नहीं लिख सकता है, यह आपकी समझ की परीक्षा करता है। ऐसे भी अफसर रटते नहीं हैं, उनको त्वरित निर्णय लेना होता है। तो अफसरों को जो भी रटा रटाया चीज़ है वह अफसरों के लिए नहीं है, वह नहीं बोलूँगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको रट के आप नहीं लिख सकते हैं, यह आपकी समझ की परीक्षा करेगा। आपकी समझ क्या है उसका यह परीक्षा करेगा, और इसी उत्तर पर यह निर्भर कर जाता है कि आप अफसर बनने के लायक हैं या नहीं है। देखिए, आपको इसमें, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं आयाम बता रहा हूं आपको। जब मैं पॉलिटी की क्लासेज होंगी तो प्रजातांत्रिक मूल्य भी समझेंगे, उसके आयाम भी समझेंगे, संरक्षण कैसे होता है, संवर्धन कैसे होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, अति न्यायिक सक्रियता क्या होता है, ये सब समझेंगे। आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए इस उत्तर को लिखने के लिए। इस उत्तर को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके प्रकार जब तक आपको पता नहीं होंगे तो भी आप इसको सही ढंग से आप इस उत्तर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसके प्रकार भी आपके पता होने चाहिए, जैसे अमेरिका की में ही प्रजातंत्र है, भारत में ही प्रजातंत्र है। इसको सामान्य सहज भाषा में लोकतंत्र बोल सकते हैं। टेक्निकल डिफरेंस अलग है, ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्र लोकतंत्र में टेक्निकल डिफरेंस अलग है। उसको समान अध्ययन के विद्यार्थी से उसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। हम समान अध्ययन के विद्यार्थी हैं, समान अध्ययन की बात कर रहे हैं। हाँ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे, उनसे यह माइन्यूट डिफरेंस पूछा जा सकता है। हमें मोटे तौर पर इसको लोकतंत्र समझ लेना है। अब ये इसके बाद प्रजातंत्र आप जब समझ जाएंगे तो प्रजातंत्र के बेसिक मूल्य क्या होते हैं। आपको अपना मौलिक अधिकार याद होगा, याद है? उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारा चीज का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। बहुत सारा चीज का, यही काफी नहीं है, बहुत सारे चीजों का उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। तो प्रजातंत्र क्या है, इसका जो मूल्य है वो आपको यहां निकल जाएगा। और इसके संरक्षण में जब संविधान है और हमारे पास संवैधानिक इकाई है, हमारे पास विधायिका है, तो उसका काम है ना ये कि विधायिका ही नहीं ये करेगी कि इसको संरक्षित किया जाए। नियम तो वही बनाती है, नियम बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। तो विधायिका ये काम करेगी, ऐसा कानून लाएगी, ऐसा नीति लाएगी, ऐसा नियम लाएगी कि जिससे कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो सके। लेकिन आपको पता है कि अभी हमारे भारत में क्या हो रहा है, बहुत सारे राजनीतिक परिस्थितियां होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, व्यवहारिक चीज़ें होती है, जिसमें क्या होता है, कभी कभी प्रजातंत्र कई मुद्दों पर चूक कर जाता है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, याद कीजिएगा, इसकी व्याख्या के क्रम में ही न्यायालय ने कई निर्णय पारित कर दिए। और न्यायालय कभी कभी अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर, आपने नाम सुना होगा स्वतः संज्ञान का, ठीक है, तो न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान लेता है कोई भी मुद्दों का, और उस पर कार्यपालिका को या विधायिका को यह आदेश देता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। याद रखिए, 3 तलाक याद है ना, रिसेंट मुद्दा। निर्णय कहां से आया था? सबसे पहले न्यायपालिका से आया था। तो न्यायपालिका जब दखल करने लगती है इस विधायिका के क्षेत्र में या फिर कार्यपालिका के क्षेत्र में, तो उसको न्यायिक सक्रियता बोला जा सकता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता एक सीमा तक ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आप देखिएगा कि कार्यपालिका और विधायिका की अपनी मजबूरियां होती हैं, व्यवहारिक मजबूरियां भी होती है, फंड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में इसका प्रावधान करना। जैसे अभी कोरोना महामारी है तो बहुत सारी ऐसी लोक विकास की काम हैं जो रुके पड़े हैं। तो अगर इस परिस्थिति में न्यायालय कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे, कोई ऐसा निर्णय दे दे जो कार्यपालिका के लिए करना सक्षम न हो, संभव न हो,
उसको क्या बोलेंगे? जो व्यवहारिकता से परे चला जाए, अति न्यायिक सक्रियता। एक तो न्यायालय सक्रिय है जो व्यवहारिकता की सीमा में है, एक न्यायालय तब सक्रिय हो गया जब वह अव्यवहारिक हो जाता है। मैं यहां पर कोई अनुच्छेद की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इस लेक्चर को बोझिल बना ही नहीं रहा हूं। इसमें आर्टिकल का किया स्वतः संज्ञान का एक अलग आर्टिकल है, सब चीज का एक अलग अलग आर्टिकल है, सब कुछ किया जा सकता है, बट मैं यहां पर इसको कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अगला प्रश्न भी लेना है। तो आपको क्या करना होगा, यह समझना पड़ेगा प्रजातंत्र, उसका मूल्य, उसका संरक्षण, न्यायिक सक्रियता होता क्या है, न्यायिक सक्रियता होता क्या है, और व्यवहारिकता की सीमा से बाहर चले जाए तो अति न्यायिक सक्रियता क्या कहां पहुंच जाएगा। अब अति और सामान्य होने में एक बहुत महीन लाइन होती है, उस महीन लाइन को कब कौन सा भाग क्रॉस कर जाए ये समझना बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर ही अगर एनजीटी कुछ कह देती है, जैसे मान लेते हैं कहीं हमको मिला सपोज यूरेनियम, ऊर्जा क्षेत्र भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, ऊर्जा चाहिए भारत को विकास करने के लिए, किसी भी देश को ऊर्जा चाहिए, लेकिन अगर एनजीटी पर्यावरण कारणों से या फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पर्यावरण कारणों से उस जगह खनन की अनुमति नहीं देता है, तो फिर क्या यह व्यवहारिक निर्णय होगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। इन सब मुद्दों पर जब आप सोचेंगे, इन सब मुद्दों को जब अपने अध्ययन में आप समाहित करेंगे, तब इस प्रश्न के साथ आप न्याय कर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को? चलिए, अब इसी के बाद मैं एक अगला प्रश्न ले रहा हूं। यदि आपके पास पेपर पेन हो तो आप उसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है यह बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। यह आपको फिर इसका उत्तर कहीं कोई आप रट के नहीं लिख सकते हैं, सोच समझ के आपके जो विचार हैं, जो आपकी मन स्थिति है, उस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है यूएसए यानी अमेरिका तथा चीन शिक्षा और सेना पर अधिक बजट खर्च करते हैं। ठीक है, क्या हमारे भारत को यह नीति अपनानी चाहिए? क्वेश्चन मार्क, या तो हाँ या ना, कॉमा, इस पर उपयुक्त कारणों सहित तर्क दीजिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को गौर से देख लीजिए आप लोग। प्रश्न है अमेरिका तथा चीन शिक्षा और सेना पर अधिक बजट खर्च करते हैं, क्या हमारे भारत को यह नीति अपनानी चाहिए? या तो हाँ या तो ना, इस पर उपयुक्त कारणों सहित तर्क दीजिए। अब ये बताइए कि क्या किसी किताब में आपको यह मिलेगा? क्या किसी किताब से आप रट के लिख सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को गेस किया जा सकता है? नहीं किया सकता है, कोई भी टीचर इसको गेस नहीं कर सकता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि चीन से विवाद चल रहा है। कहाँ? गलवान में। इससे पहले क्या हुआ था? डोकलाम हुआ था। और भारत और अमेरिका का रिश्ता तो आपको पता है, भारत और अमेरिका का रिश्ता तो पता है, कभी खट्टा कभी मीठा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आईआर को भी टच कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन को। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स को भी टच कर रहा है, भारत के सोशल इश्यूज को भी टच कर रहा है।
ठीक है। तो भारत के संदर्भ में अगर इस प्रश्न को उपयुक्त कारण बोल रहा है, उचित, आपको अनर्गल कुछ भी नहीं लिखना है, बातें बनाएंगे तो बात खत्म। हाँ, तो हम लोग कहां पर थे कि यूएसए तथा चीन। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप में अंतर्निहित होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस में, दिमाग में और सबकॉन्शियस माइंड में इसका बना होना चाहिए। आपको यह आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भारत कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन इसका उत्तर लिखेंगे कैसे? इसका उत्तर लिखने के लिए आपको अमेरिका का मोटा मोटी इसका जीडीपी, इसकी जनसंख्या, इसके प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए मोटे तौर पर। चीन के बारे में भी यही होनी चाहिए। अब अमेरिका और चीन की क्या परिस्थिति है, क्या प्रतिस्पर्धा है कि यह जो है अपने बजट में अपनी सेना पर अधिक खर्च कर रहा है। अभी शिक्षा की बात को गौन करते हैं, अपने सेना पे अधिक खर्च कर रहा है। आपको पता है कि चीन जो है वैश्विक विनिर्माण का हब बना हुआ है, ठीक है। विश्व की समस्त पूंजी को इसने लगभग अपनी ओर, समस्त नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी इसके यहाँ लगी हुई है। इसकी शासन प्रणाली साम्यवादी अपने देश के लिए है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह पूंजीवादी देश की तरह व्यवहार करता है। इसके यहाँ श्रम सस्ता है, संसाधनों की प्रचुरता है। वही अमेरिका जो है, अमेरिका शुरू से ही एक विकसित देश रहा है अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही, और इसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं और जनसंख्या का आकार काफ़ी छोटा है। तो जनसंख्या का आकार छोटा होने के कारण, संसाधनों की बहुलता होने के कारण अमेरिका और चीन इस स्थिति में हैं कि वह अपनी सेना पर पर्याप्त खर्च कर सकें। और जैसे ही सेना पर खर्च होती है, जब उनकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है इन दोनों देशों की, तो वह सेना के साथ साथ शिक्षा पर भी खर्च करते हैं। और शिक्षा पर खर्च करने का मतलब क्या होता है कि फिर जीडीपी में बढ़ोतरी, क्योंकि जब स्किल्ड मैन पावर रहेगा तो स्वाभाविक है कि जीडीपी, उसका जो ग्रोथ है वो अर्थव्यवस्था का बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये तो मोटा मोटी आप लिख लेंगे। अब भारत के साथ समस्या क्या है? भारत के साथ समस्या क्या है? अभी भी हमारे भारत में 5 किलो अनाज वाली प्रणाली चल रही है कि गरीबों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, किसी को इंश्योरेंस सरकार मुहैया करवाती है, सरकार को कह के जनधन खाता खुलवाना पड़ता है, सरकार शौचालय बनवाती है। उस स्थिति में जब भारत एक अल्प विकसित देश कह सकते हैं, ऐसे टेक्निकली इसको सब विकासशील देश बोलते हैं, लेकिन मुद्दों के तौर पर आते हैं तो भारत अगर एक विकासशील देश है जिसकी बेसिक्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की कमी है, उस अवस्था में क्या भारत इस स्थिति में है कि वह सबको अनिवार्य शिक्षा कर दे? जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान अपनाया गया है, आपको पता है, अनिवार्य शिक्षा है, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सब में इसका उल्लेख कर दिया गया, सबको फेरबदल कर दिया गया। लेकिन क्या भारत अभी भी सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवा रहा है? नहीं करवा पा रहा है, आपको ही पता है। टेक्निकली हम लोग ये लिखेंगे कि भारत ने शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, संवैधानिक संशोधन भी हुआ है, और भारत सरकार मिड डे मील, क्या बोलते हैं, पोशाक वितरण, बहुत सारे प्रोत्साहन के माध्यम से सरकार सामने आ रही है कि सभी को शिक्षा मिले। लेकिन इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनने में अभी समय लगेगा, हम तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर भारत को क्या है, इसके बजट का अधिकतर भाग कहाँ खर्च होता है? वेलफेयर स्कीम पे। इसके बजट का अधिकांश भाग कहाँ खर्च होता है? वेलफेयर स्कीम पे। स्वास्थ्य मुहैया करवाना है, अनाज देना है, भूखे को भोजन करवाना है, शेल्टर देना है। तो इस अवस्था में जिसका चिकित्सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो, जिसका जनसंख्या भूखा हो, उस स्थिति में क्या भारत यह काम कर सकता है कि एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकता है एजुकेशन पे? क्षमा करेंगे, या सेना पे? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तब आप यहां पर कहेंगे कि दोनों देशों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना में फर्क है। उस आधार पर भारत के इन पॉइंट को आप सामने लाएंगे कि भारत का क्या क्या समस्याएं हैं, भारत क्या कर सकता है, और भारत सेना पर अधिक खर्च ना करना पड़े, इसके लिए भारत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या कर सकता है। तो यहाँ पर आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भारत जो है सो हाँ में नहीं जाएगा, सेना पर तो अधिक खर्च कर ही नहीं सकता है।
तो आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत को शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए, बजट का एक भाग, और अपनी विदेश नीति को इस तरह से संतुलित रखना चाहिए कि वहाँ पर विदेश पड़ोसी देशों के साथ या अन्य वैश्विक संघर्षों में से उलझना नहीं चाहिए। एक मोटे तौर पर ये मैं एक मोटा मोटी प्रोफाइल दे रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट में क्या क्या डिमांड करता है। इस प्रश्न को आप समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि बीपीएससी या कोई भी एग्जाम क्या डिमांड करता है। एक प्रश्न है, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिए। हड़प्पाई धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हिंदू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाएं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हड़प्पा संस्कृति में धर्म का स्वरूप क्या था, वर्तमान हिंदू धर्म में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि हड़प्पा से कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे हड़प्पा संस्कृति तो आपको पता होगा पशुपति की पूजा है, लिंग योनि की पूजा है, बलि प्रथा है। इन सब चीज़ों का सातत्य अभी भी है, और यह सातत्य जब वैदिक संस्कृति आया, सनातन धर्म आया, तो उसके साथ घुला मिला, और इन सब ने घुल मिल के जो वर्तमान हमारी संस्कृति है उसका स्वरूप बना। तो हड़प्पा की कंटिन्यूटी को जब तक हम हड़प्पा का धर्म नहीं जानेंगे और वर्तमान धर्म की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, इस प्रश्न को डिटेल में लिखना संभव नहीं। 2 लाइन 4 लाइन में आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख लेंगे, लेकिन जब डिटेल्ड एनालिसिस की बात होगी तो इस प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो हड़प्पा संस्कृति के धर्म की विस्तारित विशेषता बतला सके, और उसमें परिवर्तन के तत्वों के साथ वर्तमान धर्म में उसकी कौन कौन सी विशेषताएं उससे मिलती जुलती हैं, सीधी तो कुछ भी नहीं आई हैं, घुली मिली हैं, मिलती जुलती हैं, उसको पकड़ के इस सूत्र वहां से सूत्र उठाएंगे, यहां से सूत्र पकड़ेंगे और दोनों को मिला के तब इस उत्तर को कंबाइन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इन 3 प्रश्नों के साथ कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का महत्व क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है। अब कुछ मैं प्रश्न ले लेता हूं पीटी का। पीटी का प्रश्न एक है जो मेरे सामने ही मिल गया। आम आदमी पार्टी, बीपीएससी के पीटी के पूछा गया था। आम आदमी पार्टी नंबर 1 ऑप्शन राज्य पार्टी है, नंबर बी ऑप्शन राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर सी ऑप्शन क्षेत्रीय पार्टी है, नंबर डी पंजीकृत पार्टी है, और नंबर ई सबसे जानलेवा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये जो ई ऑप्शन है इसने अच्छों की हवा टाइट कर दी। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें 2% तक उसके पास सीट होना चाहिए, या फिर 4 सीटें होनी चाहिए, 6% तक विधानसभा का वोट होना चाहिए, या 3 और ये 2% सीट 3 राज्यों में होना चाहिए। बहुत सारी शर्तें हैं, इस पर विस्तार से कभी इसके टॉपिक पर चर्चा होगी, नहीं तो विषय से विषयांतर होने का रिस्क है अभी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी रजिस्टर्ड तो होती है, पंजीकृत होती है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि 8 राष्ट्रीय दल को मान्यता मिली हुई है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, सीपीएम है, सीपीआई है, तृणमूल कांग्रेस है। तो इन सब जो दल हैं इनको राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, तो राष्ट्रीय पार्टी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। रही राज्य पार्टी, तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। क्षेत्रीय पार्टी बिल्कुल है, पंजीकृत पार्टी बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी आयोग बीपीएससी में कुछ ऐसे उत्तर दे देता है जो अप्रत्याशित होते हैं। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक क्लियर कट विजन होना चाहिए। एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न मैंने और सिलेक्ट किया है, वो बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। प्रश्न ये है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इस वीडियो को रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके आप फिर से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस प्रश्न को, कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहां जीव रहता है, उस इकोलॉजी का प्रश्न है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या? तो आवास, परितंत्र, निकेत, बायोम, और अंतिम में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जहां जीव रहता है, आवास में भी जीव रहता है भाई, परितंत्र में जीव होता ही है, जैविक अजैविक घटकों के बीच अंतरक्रिया होती ही है, बायोम बिना जीव के हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ भी बिना जीव के नहीं हो सकता। निकेत एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि किसी विशिष्ट जीव के लिए अनुकूलित होता है और वह जीव उसको अपने अनुसार से ढाल लेता है। तो इसका सटीक उत्तर होना क्या चाहिए? इसका सटीक उत्तर अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो सबसे नजदीकी उत्तर इसका निकेत है। आवास भी इसका सही उत्तर है, परितंत्र को हम छांट सकते हैं, बायोम को भी हम छांट सकते हैं, लेकिन आपको यह डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि परितंत्र
बायोम में क्या अंतर है, क्योंकि परितंत्र और बायोम दोनों बहुत विस्तारित क्षेत्र का नाम है। आवास और निकेत में क्या अंतर है, जब ये पता नहीं होगा तब आप इस परितंत्र वाले आंसर को सही तरीके से आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक अगला प्रश्न मैं लेता हूं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। तीसरा ऑप्शन, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। और चौथा ऑप्शन, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं है, सबको पता है, सीधा आंसर है। अब क्या विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? कंफ्यूजन है, क्योंकि भारत का संवैधानिक ढांचा इस प्रकार से बनाया गया है कि विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका तीन स्तंभ के रूप में कार्य कर सके, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, स्वतंत्र करे, शक्ति संतुलन के सिद्धांत पे हैं। जवाबदेह का होने का मतलब हो गया उसके अंडर होना। ठीक है, उसके बाद विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। जब ये दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो इनके ऊपर कोई आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, कभी इनको न्यायालय अपने अंदर बुला नहीं सकती है, न्यायालय इनको सम्मन नहीं कर सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक तरफ आप स्वतंत्रता का शक्ति संतुलन का सिद्धांत पढ़ते हैं और एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसके लिए आपको संवैधानिक ढांचे का बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के संवैधानिक परंपराओं को यदि ध्यान में रखें, अभी तक की राज्य व्यवस्था प्रणाली को हम ध्यान में रखें, तो कुछ हद तक विधायिका कार्यपालिका के न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। अब यह ऐसा प्रश्न था जिसमें ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो मोर देन एभव एंड नन ऑफ द एभव, यही है ना ई ऑप्शन। तो मोर देन एभव नन ऑफ द एभव अगर इसको टिक कर दें तो इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन यह निर्भर करता है आयोग पर कि आयोग इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। मेरी बात को समझ गए आप लोग? तो इन सब प्रश्नों को बताने का, इन सब प्रश्नों को डील करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको विषय वस्तु की ओर न ले चलूं। विषय वस्तु पर हम लोग आएंगे, अध्यायवार आएंगे। यहाँ पर अगर सारी बातों को बता दिया जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यह मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने बताया पढ़ा कैसे जाता है, दूसरे लेक्चर में इस बिंदु पर नहीं आऊँगा कि पढ़ना क्या क्या है। मुझे उम्मीद है कि पहले लेक्चर को आपने सुना होगा। जैसे मैंने कहा, आप NCERT उस तरह से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप NCERT उस तरह से पढ़िए, उसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा उसी स्टेप को फॉलो करें। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस में प्रश्न कहाँ कहाँ आपको परेशान करते हैं, उस प्रश्नों को समझने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को जरूर साथ में जोड़ के देखिएगा। इससे आपको यह विजन क्लियर होगा, इससे आप यह समझ पाएंगे कि हमारे परीक्षा में, हमारी परीक्षा की प्रकृति में, आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, आजकल इस गलाकाट स्पर्धा के दौर में आपको वन डायमेंशन होना ही नहीं है। मल्टी टैलेंटेड का नाम सुने होंगे, मल्टीटास्किंग का जमाना है, मल्टी टैलेंटेड होने का नाम जमाना है आज ये। तो इसी तरह से बहुत सारे आयामों को दिमाग में रखकर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ही आपको सफलता दिला सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा संक्षिप्त रास्ता नहीं है जो आपको सफलता तक ले जा सके। सफलता के पथ पर चलने के लिए आपको अपना एड़ी और आपका तलवा घिसना ही पड़ेगा। शिक्षक कर क्या सकता है? हम रास्ते के कुछ कंकरों को चुन लेंगे, आप अगर भटकेंगे तो बता देंगे बाबू इधर से नहीं इधर से चलो, लेकिन आपकी मंजिल को किसी शॉर्ट तरीके से आपके पास नहीं ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता है। यदि कोई दावा करता है, कोई वादा करता है तो गलत, झूठ बोलता है वो। इस बात को आप मान के चलिए। इसलिए कड़ी मेहनत, आपका समर्पण, आपका अनुशासन, और साथ साथ हम भी उतनी ही कड़ी मेहनत करेंगे। जितना आप करेंगे उसका दुगुना करेंगे, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक तभी अच्छा होता है जो रट के ना पढ़ाए। कई बार देखते हैं कि पुराने शिक्षक जो होते हैं पुराने पैटर्न पे लगातार पढ़ाते चले जाते हैं और नई चीज़ों को समावेश नहीं कर पाते हैं। और जो प्रासंगिक शिक्षक अभी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसको पढ़ाने के लिए मुझे 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको सभी आयामों से प्रासंगिक तौर पर जोड़ सकूं। तो इसमें सहयोग कौन करेगा? आप करेंगे। आपका सहयोग ही हमारा
मूल्य है, हमारी कमाई है। और आपकी सफलता मैं अपनी आँखों से आपको सफल होते हुए जब जिस दिन देखूंगा, उस दिन मुझे यह पता चलेगा कि मेरा शिक्षण उस गुणवत्ता के स्तर तक है जहां मैं छात्रों को उसके स्वप्नों तक पहुंचा सकूं। तो मैं फिर कहूंगा, बहुत सारी आशाओं, बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी भावनाओं के साथ मैं अभिषेक आनंद शिक्षालय के मंच से फिलहाल के लिए विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए। और आपको इस वीडियो के संदर्भ में कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी सभी कमेंट्स को, सभी टिप्पणियों को आत्मसात करके आपको एड्रेस संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए। तो आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।